नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 11th क्लास की बात कर रहे अपन। देखो, अपन ने पहले पढ़ा था भित्ति चित्रण, कोलाज आदि। कुछ बच्चों के रिप्लाई आए कि सर थोड़ा सा बोर्ड पे समझने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने बुक से पढ़ाने की सोची कि बुक से बच्चों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो, अपन पढ़ते हैं आज मणिकुट्टिम। मणिकुट्टिम क्या होती है? यह माध्यम 5वीं तथा 6वीं शताब्दी की ईसाई कला से देखने में आता है। मतलब मणिकुट्टिम का मतलब होता है, मैंने पहले बताया था आपको कि मणिकुट्टिम होता है जो अपने दीवारों पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों को चिपका कर बनाया जाता है, वो मणिकुट्टिम होता है। देखो, आरंभ में केवल भवनों के फर्श तथा फंवारों आदि पर विशेष रूप से मिलता है। भित्ति चित्रों में भी इस पद्धति का प्रयोग होने लगा था। चर्च, समाधि गृहों, दीवारों और मेहराबों पर भी इसके प्रयोग कालांतर में होने लगे थे। इस कार्य हेतु रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों का प्रयोग होता है, जिन्हें प्लस्तर की हुई दीवार पर चिपका देते हैं। मैंने पहले बताया था आपको। देखो, ये चर्च, समाधि गृह जो होते हैं, दीवार होते हैं, मेहराब जो मेहराब बने होते हैं गोल गोल आकार के, जो स्थापत्य कला में होते हैं, उन पर रंगीन कांच के टुकड़े, चौकोर टुकड़ों को चिपका करे जो आकृतियां बनाई जाती है, वो होती है मणिकुट्टिम। देखो, इसके बाद में है रंगीन कांच के टुकड़े सुनहरे, लाल, नीले, हरे आदि होते हैं, जिनसे भवनों की आंतरिक प्रकाश में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब अगर भवन के जैसे दीवार पे लगाते हैं अपन, तो उसके अंदर जो प्रकाश आता है उस प्रकाश में भी परिवर्तन हो जाता है। रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं, तो उनपे जो प्रकाश पड़ के उसकी परावर्तित किरणें जो अंदर आती हैं वो बिल्कुल अलग कलर की आती हैं, तो वो भी एक अलग दिखाई देता है और बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा लगता है। देखो, कांच के टुकड़े प्लस्तर सूखने के साथ ही दीवार में जम जाते हैं। आज भी जनसाधारण अपने भवनों को अलंकृत करने हेतु इनको स्थान देते हैं। देखो, आज भी कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो मणिकुट्टिम का सहारा लेते हैं। अपने राजस्थान की साइड बहुत कम है, लेकिन जो अपन साउथ एरिया में जाएंगे तो साउथ एरिया में बहुत से मंदिरों की दीवारों पर, चर्च की दीवारों पर, समाधि गृहों पर आदि पर रंगीन कांच के टुकड़े चिपका कर और वहां बनाए गए हैं, जिसको मणिकुट्टिम कहते हैं। ये मणिकुट्टिम रंगीन कांच के टुकड़ों द्वारा ही चिपका कर बनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपना आता है मिक्स मीडिया। देखो, मिक्स मीडिया, ये मैंने पहले बताया, दो या दो से अधिक जो नवीन रंग होते हैं और रंगों को मिलाकर जो आकृतियां बनाई जाती है उन्हें मिक्स मीडिया कहा जाता है। मीडिया का मतलब माध्यम होता है, मिक्स मतलब मिक्स करना, तो दो माध्यमों को एक जगह मिलाकर कार्य किया जाता है, वो मिक्स मीडिया कहलाता है। देखो, दो या अधिक चित्रण माध्यमों को मिश्रित कर नवीन रूप में अभिव्यक्त करना ही मिक्स मीडिया या मिश्रित माध्यम कहलाता है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, मिश्रित माध्यम या मिक्स मीडिया, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे जल रंग के साथ पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग के साथ तेल रंग, पेस्टल रंगों के साथ पोस्टर या तेल रंग का प्रयोग करना। जैसे देखो, जल रंग, जो जल रंग है अपना, उस जल रंग के साथ पोस्टर रंगों का मिला लेना। जैसे जल रंग और पोस्टर रंग जैसे एक ही होते हैं। अपन जैसे प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तब पता चलेगा अपने को कि जल रंग और पोस्टर रंग लगभग एक ही होते हैं। फिर एक्रेलिक रंग और तेल रंग, ये भी लगभग एक से होते हैं। एक्रेलिक रंग भी वैसे होते हैं, तेल रंग भी। एक्रेलिक रंग में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तेल रंग में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टल रंगों के साथ पोस्टर या तेल रंग का प्रयोग किया जाता है। पेस्टल रंगों में भी तेल का प्रयोग किया जाता है। देखो, छापा चित्रण की विविध पद्धतियों को भी मिश्रित कर नए माध्यम में सृजन किया जा सकता है। देखो, छापा चित्रण की जो विभिन्न पद्धतियों में को मिश्रित कर नए माध्यम को सृजन किया जा सकता है। छापा चित्रण की जो अनेक पद्धतियां हैं, उनके माध्यम से अपन अनेक अलग अलग प्रकार के माध्यम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चित्र बना सकते हैं। इस तरह के प्रयोगों द्वारा क्या है कि देखो, इस तरह के प्रयोगों द्वारा कलाकार अपनी सृजनात्मकता से नई संभावनाओं की वृद्धि करता है। इस तरह के प्रयोग जो होते हैं उनके द्वारा कलाकार अपनी सृजनात्मकता, मतलब चित्र बनाने की क्रिया से नई संभावना, मतलब अलग अलग चित्र बनाने की संभावना, ये क्रियाओं का उन्मोचन करता है, मतलब आगे बढ़ाता है और नए प्रकार के चित्रण माध्यमों का प्रयोग करता है। देखो, आगे आता है छापा चित्रण। देखो,
आप लोगों को पता भी होगा आजकल छापा चित्रण का माध्यम बहुत ट्रेंड चल रहा है छापा चित्रण का। जैसे आजकल मेहंदी भी ऐसे ही डिजाइन में आने लगे कि एक छापा बना हुआ आता है, उस छापे को अपन हाथ पे रखेंगे, उस पर मेहंदी लगा लेंगे और उस छापे को जैसे उठाएंगे तो वैसे ही छापे की जैसी मेहंदी उस पर बन जाएगी। तो ऐसे छापा चित्रण की अनेक विधियां हैं। वो क्या क्या विधियां हैं देखो आगे। छापा चित्रण, जिस प्रकार कलाकार अपने भावों की अभिव्यक्ति हेतु चित्र या मूर्ति का सृजन करता है, उसी प्रकार छापा चित्रण भी कलाकार के भावाभिव्यक्ति का माध्यम बन गई है। कैसे? जैसे जिस प्रकार कला अपने भावों की अभिव्यक्ति चित्र या मूर्ति का सृजन करता है, कलाकार होता है उसके मन में जो भाव होते हैं वो उन भावों को कैसे प्रकट करता है, या तो चित्र बना के या फिर मूर्ति बनाकर। क्योंकि चित्रकार या कलाकार जो भी होता है वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कहकर नहीं दिखाकर करता है। जो कलाकार होता है वो अपने भावों की अभिव्यक्ति मूर्ति या चित्र के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। वैसे ही छापा चित्रण भी कलाकार के भावाभिव्यक्ति के माध्यम बन गई है। वैसे ही चित्रण भी कलाकार के भावाभिव्यक्ति, वैसे ही चित्रण जो छापा चित्रण होता है वो भी एक कलाकार का मन का भाव या कलाकार की आकृतियों का एक माध्यम बन चुका है। वो हमेशा एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। कौन? छापा चित्रण। छापा चित्रण हमेशा कलाकार की माध्यम, मतलब कलाकार जो चित्र बनाता है उसका माध्यम बन चुका है। देखो आगे। छापा पद्धति की विभिन्न तकनीक के साथ कलाकार ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को छापा चित्रण से प्रकट किया है। क्या कह रहे हैं ये? छापा पद्धति की विभिन्न तकनीक, मतलब छापा पद्धति की अनेक तकनीक हैं जिनको इस्तेमाल करके कलाकार अपने कलात्मक अभिव्यक्ति मतलब अपने कलाकार अपने कला सृजन में नए प्रयोग करने लगा है। मतलब विभिन्न प्रकार की छापा पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग करके और कलाकार अनेक प्रकार की जो छापा चित्रण पद्धतियां हैं उनका इस्तेमाल करने लगा है। देखो ये सबसे मोस्ट बात अपन ये लाइन पढ़ रहे हैं। 1450 ईस्वी में गुटनबर्ग के छापा मशीन के आविष्कार से प्रिंटिंग तकनीक का द्रुत गति से विकास हुआ था। देखो छापा पद्धति का आविष्कार कब हुआ? 1450 में। किसने किया? गुटनबर्ग ने। छापा पद्धति का आविष्कार गुटनबर्ग ने किया था 1450 ईस्वी में। कब किया था? 1450 ईस्वी में गुटनबर्ग ने किया था। यह आप अच्छे से याद रखेंगे। 14वीं शताब्दी में यूरोप के कलाकार ड्यूरर ने छापा चित्रण की कलाकृति के रूप में प्रयोग किया था। मतलब ड्यूरर एक कलाकार था, उसने 14वीं शताब्दी में छापा चित्रण की मशीन का प्रयोग किया था। देखो 20वीं सदी तक आते आते कलाकार ने छापा चित्रण का माध्यम, देखो आगे है 20वीं सदी तक आते आते कलाकार ने छापा चित्रण को स्वतंत्र माध्यम के रूप में अपना लिया। विभिन्न तकनीक के विकास से छापा चित्रण ने कई संभावनाओं को बढ़ाया। पूर्व में मिस्र, भारत और अरब देशों में छापा चित्रण केवल टेक्सटाइल या मोहर चित्रण हेतु व्यावसायिक रूप से प्रयोग होता है। मतलब जो छापा चित्रण होता था पहले सिर्फ टेक्सटाइल कपड़े पर या मोहर लगाने के काम में लिया जाता था छापा चित्रण, लेकिन अब ये धीरे धीरे उजागर होने लग गया, धीरे धीरे लोगों के सामने परिवर्तित होने लग गया। अब ये व्यावसायिक छापा न होकर कला सर्जन का माध्यम हो गया है। छापा चित्रण की कई विधियां हैं। देखो अब ये व्यावसायिक छापा न होकर, मतलब अब ये सिर्फ ऐसा ही माध्यम नहीं है कि इससे सिर्फ पैसे कमाए जाते हैं, नहीं। अब ये कला सर्जन, एक कलाकृतियों का निर्माण करने वाला भी बन चुका है। ठीक है। और छापा चित्रण की कई विधियां, देखो छापा चित्रण की कई विधियां हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं वो आपको दिखाता हूं। वो विधियां हैं ये रही, देखो अपने महत्वपूर्ण बिंदु का ये 9वां पॉइंट है। छापा चित्रण में छापा मशीन की सहायता से छापा बनाकर कलाकृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। छापा चित्रण की कई विधियां हैं जैसे लिनोकट, वुडकट, एचिंग, लिथोग्राफ, सिल्क स्क्रीन, कोलोग्राफ आदि। देखो इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है छापा चित्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। ये हो गया अपना छापा चित्रण। ठीक है। अब छापा चित्रण के बाद में अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक कि मैं नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी पिछले भी कोई जो बकाया नोट्स हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखें, टेस्ट भी आप अच्छे से करें। ठीक है। धन्यवाद।